Hi guys, I am Raghav Khandelwal and by educational qualification I am a chartered accountant. I provide cloud accounting and taxation ka services and in this video we are going to discuss taxability on provident fund EPF. सर देखिए ईपीएफ की टैक्सेबिलिटी पे हम बात करते हैं उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा कर लूं कि ईपीएफ की जब हम बात करते हैं तो जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन कितना होगा। सर कंट्रीब्यूशन होता है आपका 12% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस। ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है 12% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस। अब मान लीजिए मेरा बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस जो है वो 2 लाख रुपीस का है। क्या ये 2 लाख का 12% दैट इज 24,000 का मेरा पीएफ कटेगा? आंसर है कि वैसे तो ऐसा रहता है कि सर 1800 रुपीज आपका यूजुअली मैक्सिमम कटता है। कैसे कि ऐसा बोला गया है कि सैलरी और डियरनेस अलावेंस अगर आपका 15,000 रुपीज से ज्यादा होता है तो आपको मानना है कि आपकी सैलरी और डियरनेस अलावेंस मिला के मैक्सिमम 15,000 का है। तो अगर मान लीजिए मेरी सैलरी 2 लाख रुपए की है तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे 15,000 रुपए जो है वो मैक्सिमम मानना है और 15,000 रुपए में 12% के हिसाब से निकालेंगे अपन तो 1,800 रुपए आता है। ऐसे करके आपके पास में 1800 का पीएफ आप बहुत बार देखेंगे कटता है 1800 का। लेकिन आपके पास में ऑप्शन है साहब, आपके पास में ऑप्शन है कि आप उससे ज्यादा भी अपना पीएफ डिडक्ट करवा सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा पीएफ डिडक्ट करवाएंगे तो आपका और एम्प्लॉयर का दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होगा। मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे पूरा अपना पीएफ कटवाना है तो 2 लाख रुपए में अपना 12% दैट इज 24,000। सो 24,000 विल बी डिडक्टेड एज एम्प्लॉय पीएफ और उसके अलावा जो 24,000 है वो एम्प्लॉयर पीएफ के नाम से डिडक्ट हो जाएगा। गेटिंग द ड्रिफ्ट? नाउ बात करते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी पे और इस पे मैं आपको एक बहुत जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप अपने टैक्सेस को प्लान भी कर सकते हैं। पहली बात एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तीन बातें होगी। ये है एक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक बार करेगा पैसा जमा, उस टाइम पे टैक्सेस का क्या होगा। दूसरी बार इस एम्प्लॉय को वो जो पैसा वो डिपॉजिट करेगा उस पे इंटरेस्ट आएगा और तीसरी बात होगी मैच्योरिटी के टाइम पे ये पैसा मैच्योर होगा तो क्या होगा। जब कंट्रीब्यूट किया जाएगा तो जितना भी एम्प्लॉय का शेयर है उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ये मैक्सिमम होता है आपका 1,50,000 रुपीज का। अगेन गोइंग विद द सेम एग्जांपल, 2 लाख रुपए का अगर आपका पीएफ है, आई मीन 2 लाख रुपए का अगर आपका बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस है तो इसका 12% के हिसाब से होता है 24,000 रुपए। 24,000 रुपए ईच मंथ एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 12 सो यू विल गेट 2,88,000 एनुअली। ये हो गया मेरा 2,88,000 का पीएफ का कंट्रीब्यूशन। इसमें से 1,50,000 जो है ये मुझे एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा एंड बाकी जो है वो मेरा टैक्सेबल हो गया क्योंकि ये मेरा सैलरी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरी बात इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट कमाएंगे उसका क्या होगा। तो जो आपका कंट्रीब्यूशन अप टू 2,50,000 रुपीज का है इस पे जो आप इंटरेस्ट कमाएंगे ये इंटरेस्ट हो जाएगा एग्जाम। इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है हमारे केस में 2,88,000 है तो 2,50,000 में से 2,88,000 तो इट द बैलेंस इज 33,000। ये 33,000 में आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगी ये इंटरेस्ट इनकम पे आपको टैक्स देना होगा। और आप ये देखिए कि अगर 2,50,000 तक के का आपका डिपॉजिट होता है तो इस पे आप अपने इंटरेस्ट इनकम जो आएगी उस पे आप टैक्सेस को सेव कर सकते हैं। इंटरेस्ट है 7.1% का अराउंड। अगर आप इसे देखेंगे कि 7.1% का टैक्स फ्री इंटरेस्ट है तो टैक्सेबल से अगर आप इसका वो करेंगे कंपैरिजन करेंगे तो इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू 10.1 या 10.3%। अगर आप कोई और जगह इन्वेस्ट करते और वहां पे जब आप 10 रुपीज कमाते और आप 30% उसमें टैक्स देते तो आपको 7% बचता। दैट इज वाई इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन जहां पे आपका अराउंड अराउंड 10% का बिफोर टैक्स जो है वो आपका इंटरेस्ट हो जाता है। अच्छा, तीसरी बात हो जाती है मैच्योरिटी। सर मैच्योरिटी तो कोई कोई बात नहीं, अगर आपकी 5 इयर्स की सर्विस जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो जो भी आपका मैच्योरिटी में सम आएगा वो सब आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दैट्स इट। ये हो गया एम्प्लॉय का। अब बात करते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से। सर अगर मैंने अपना पीएफ डिडक्ट करवाया है और मेरा डिडक्शन हुआ है 2,88,000 का तो ऐसे ही अब कंपनी ने भी 2,88,000 कंट्रीब्यूट करना होगा 12%। अब जो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, कंपनी जो कंट्रीब्यूट करेगी 2,88,000 रुपीज
ये आपका एग्जम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10। वैसे तो ये टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सैलरी एनी मोर, तो वो सैलरी में दिखेगा नहीं, है सैलरी का पार्ट ही, तभी तो वहां जा रहा है, बट दिखेगा नहीं। तो होगा क्या कि यहाँ पर पे अगर आपका अमाउंट 7,50,000 तक के का रहता है डिपॉजिट का अमाउंट, तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल ही नहीं होता है। मतलब कि आप इस अमाउंट पे टैक्सेस को सेव कर सकते हैं। अगर आपने 2,88,000 पूरा ले लिया, तो 2,88,000 का 30% इट कम्स टू 86,400 रुपीज। ये 86,400 आपके पूरे पूरे सेव हो गए। ये हो गया कंट्रीब्यूशन पे। अगर कंट्रीब्यूशन 7,50,000 के ऊपर होता, तो जो एक्सेस होता उसे टैक्सेबल कर दिया जाता है एज परक्विजिट सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 2 में। दूसरी बात रही इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इनकम का क्या? सर अगर आपका कंट्रीब्यूशन 7,50,000 तक के का है, तो इस पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो एग्जम्प्ट होगा। उसके ऊपर का अगर कंट्रीब्यूशन हो जाता है, मान लीजिए कंट्रीब्यूशन इज 8,00,000 रुपीज, तो जो एक्सेस 50,000 हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट आएगा उस पे आपको टैक्स देना होगा। देन टॉकिंग अबाउट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में आपको जितना भी पैसा मिलेगा ये पैसा आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने 5 इयर्स की सर्विस जो है कंप्लीट कर दी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपने इसकी टैक्सेबिलिटी तो सीखी ही सीखी, आपको एक टिप मिल गई जिससे कि आप अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं। व्हेन यू आर सबमिटिंग योर सैलरी स्ट्रक्चर टू योर एम्प्लॉयर, उस टाइम पे आप जो है अपना पीएफ का अमाउंट जो है वो बढ़ा सकते हैं, आपका भी कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन। अगर ये दोनों कंट्रीब्यूशन बच जाएंगे तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा उस पे आपके टैक्सेस बचेंगे, जो आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा उस पे जो इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट पे टैक्स बचेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन सेव टैक्सेस ऑन इट। और मैं सोचता हूँ कि आपको कंट्रीब्यूशन जो है आई मीन ईपीएफ की जो टैक्सेबिलिटी वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स, बाय बाय।